देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइट चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन देख लिया था। अभी हम लोग रिफ्रैक्शन करेंगे आर्या। ठीक है, रिफ्रैक्शन भी खत्म कर देते हैं, तो आज हमारा लाइट का चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो एक चैप्टर फिजिक्स में और एक चैप्टर केमिस्ट्री में निपटा चुके हैं हम दोनों। ठीक है, इसके बाद अभी एक्चुअली क्या होने वाला है तुम लोगों के साथ में, मैं भी कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ। जो बच्चे यहाँ पे रुकना चाहते हैं वो 5 से 7 के बीच में रुक सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में दूंगा आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, वो चीजें आप लोग करोगे डेली बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स की तरफ से अलग से रिक्वेस्ट आई है कि सर हमारे बच्चों को आप अपने पास ही रखा करो, घर पे मत भेजा करो, जितना हो सके सबके सबके। तो ऐसी कुछ रिक्वेस्ट है। ठीक है गाइस, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाना और अपने जिसके पेरेंट्स से नहीं आई है वो भी पूछ लेना कि हम रुक सकते हैं क्या 5 से 7। और बाकी संडे तो टेस्ट होगा। ठीक है, संडे संडे टेस्ट होगा। नहीं वो तो सर अभी रेगुलर। ठीक है ठीक है। चलो रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन तो हम लोग कर चुके हैं। ऑनलाइन वाले गाइस मुझे दिखाना बताना, सिर्फ ये दिख रहा है कि आप लोगों को ऑनलाइन दिख रहा है? डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं ठीक है, स्क्रीन बराबर दिख रहा है। ये सर दिख रहा है। ठीक है गाइस। ओके ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद सम एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन क्या है? अभी अभी बुक नहीं छोड़नी है, जब मैं बोलूंगा ना वही पेज देखना है सिर्फ बुक के लिए। अभी बुक में कुछ नहीं करना पड़ेगा। सो रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उस पर पहले हम लोग 2-5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। क्या लगता है रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ पे यूज होता होगा डेली लाइफ? डेली लाइफ कैसे? एटमॉस्फेयर, कोई बोल रहा है एटमॉस्फेयर। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। एक एक करके बेटा। आर्या कुछ बोल रही है। ग्लास स्ट्रॉ। एप्लीकेशन बताओ यार, मतलब मजेदार चीज है बताओ। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। हाँ मतलब एटमॉस्फेयर में डाल दूं क्या? ये इसमें डाल देते नहीं, तो ये रेनबो वाला भी उसमें डाल देते हैं। बट रेनबो के एक्चुअली में रिफ्लेक्शन होता है कि रिफ्लेक्शन होता है? दोनों सर। अच्छा, ग्रेट। ठीक है, सो अपने पास मेजर मेजर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड चीजें हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ ठीक है, बंद कर दो। कर दो सारी बंद कर दो। ठीक है, आई थिंक अब नहीं नहीं चलेगा चलेगा बेटा चलेगा। हाँ, एटमॉस्फेयर में हम लोग बातें कर रहे थे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की बात कर लें, उधर पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। और रेनबो का फॉर्मेशन है, वहां पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों वाले कंसेप्ट लग रहे हैं। आर्य बोलती जब भी स्ट्रॉ की बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रॉ रखी हुई है कोक में, पानी में, या फिर स्प्राइट के अंदर अपन ने स्ट्रॉ डाल के रखी है, तो वहां पर हम लोग रिफ्रैक्शन देख सकते हैं। और कोई चीज जहां पर एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है? डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट फ्रॉम प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म में भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? लिख देता हूँ फटाफट फटाफट। प्रिज्म, स्टार्स, सन। सन वाला कैसे बेटा? कैसे होता है उसमें? सर वो लाइट बेंड हो जाती है, तो इसकी वजह से हमें लगता है कि सन अभी तक सनराइज हो चुका है, लेकिन वो एक्चुअली राइज हुआ नहीं। अर्ली सनराइज बोल सकते हैं, है ना? और लेट सनसेट बोल सकते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर। अर्ली सनराइज और लेट सनसेट बोल सकते हैं वो एप्लीकेशन। हाँ बेटा सर बोलो स्क्रीन बेटा। ब्लड दिख रही है। स्क्रीन में क्या हुआ? ब्लड दिख रहा है। हाँ, बैक टू द कॉन्वर्सेशन। हम लोग बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन का जो मेन फिनोमेना है, उसमें एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं इसके। ठीक है, कोई बोल रहा है अर्ली सनराइज में, कोई बोल रहा है लेट सनसेट में, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर प्रिज्म में, स्टार्स में, कुछ बच्चे अपने डेली एप्लीकेशन में वो ग्लास वाला एग्जांपल दे रहे हैं, स्ट्रॉ वाला एग्जांपल दे रहे हैं। और कोई एग्जांपल? कलर्स में बड़ा कैसे? हाँ, जैसे कि स्काई ब्लू है, ठीक है सारे कलर
नहीं, वो फिर स्कैटरिंग और डिस्पर्शन में आ जाएगा, स्कैटरिंग में आ जाएगा फिर। और कोई लास्ट में? नहीं, राजस्थान गए हो? कौन कौन गया है? राजस्थान नहीं गए तो स्कूल तो जाते हो गर्मी में? सर सब कुछ जाते ऐसा हैं। कंसेप्ट देखा है क्या? सुना है ऐसा कुछ? नहीं सुना? ये जो मिराज वाला कंसेप्ट बच्चों, ये भी रिफ्रैक्शन वाला कंसेप्ट है। इसमें होता क्या है, हम लोग जब भरी दोपहरी में रोड पे चल रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है रोड पे पानी गिरा हुआ है कहीं पर। होता है? क्या होता है वो रिफ्रैक्शन वाला कंसेप्ट है। यस, यस, ये रिफ्रैक्शन वाला कंसेप्ट है बच्चों। रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पर। अभी इसके लिए आपको अलग से सेपरेट यूट्यूब वीडियो देखना होगा कि कैसे मिराज रिफ्रैक्शन का फिनोमेना यूज करता है। बट मैं जस्ट हिंट दे देता हूँ कि एयर की डेंसिटी में डिफरेंस आता है व्हेनेवर देयर इज हॉट सब्सटेंसेस नियर बाय। अगर लैंड हॉट होगा तो हवा भी हॉट हो जाएगी, तो वहां पे डेंसिटी कम हो जाएगी। और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट पे, तो हवा की डेंसिटी बढ़ जाती है। ये डिफरेंस की वजह से हमें रिफ्रैक्शन वहां पे मिलने वाला है। और अभी हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डेंसिटी से रिलेट हो पाता है। ठीक है? सो मिराज वाला कंसेप्ट वहां पे लग रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें लग रही है इसके अंदर। इल्यूजन्स, ऑप्टिकल इल्यूजन्स, इधर पे भी रिफ्रैक्ट, हाँ दिखता है। यस, यस। फिर फिर एक और एप्लीकेशन जो मैं बोल सकता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेन एप्लीकेशन है। अभी जो हमको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना, ये प्रॉब्लम हमें नहीं फेस करनी पड़ती अगर यहाँ पर हमारे पास एक चीज होती जिसका नाम है, पता है इसका कुछ? ऑप्टिकल फाइबर्स। पता है कहाँ यूज होते हैं? घरों में इंटरनेट डालने के लिए, घरों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए, हाई स्पीड में इंटरनेट पहुंचाने के लिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हैं। और मजेदार बात है कि यहाँ पर भी हम लोग रिफ्रैक्शन वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। यहाँ पर भी आपको मालूम है मिरर के बिना भी चीजें कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इवन विदाउट यूजिंग अ मिरर, फुल लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, वो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से। ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और वो फंडा हम लोग ऑप्टिकल फाइबर में यूज करें, जस्ट बिकॉज वी नो द नॉलेज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें ये रिफ्रैक्शन का फंडा पता है, इसीलिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हैं। और अब तो ये पता चल गया कि ऑप्टिकल फाइबर्स तो कितनी सारी जगहों पर यूज हो रहा है। अगर ये ना हो तो मोस्टली हम लोग फिर रोने लग जाए कि यार घर में वाईफाई नहीं चल रहा है। अभी वाईफाई नहीं चलेगा तो फिर सारे इंस्टाग्राम और ट्विटर और स्नैपचैट वाले सब क्या करेंगे, सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये मेजर एप्लीकेशन है। और उसके बाद में वो छोटे छोटे जो एप्लीकेशन आपकी किताब के अंदर लिखे हुए ना, वो तो खैर है ही है। जैसे, अच्छा हाँ, दुनिया के जितने भी चश्मिश लोग हैं जैसे मैं हूं, तो जितने भी चश्मे लोग हैं सब रिफ्रैक्शन यूज कर रहे हैं। सबके सब रिफ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, वहां पर भी रिफ्रैक्शन वाला फंडा लग रहा है। अगर ये नहीं होता तो हमारे हमको तो कुछ ही नहीं दिखता, फिर पूरी दुनिया धुंधली हो जाती, जैसे अभी स्क्रीन धुंधला हो गया था। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है रिफ्रैक्शन, बहुत ज्यादा जरूरी है। मिटा दो इसको। अब अपन चलते हैं डायरेक्टली ग्लास स्लैब की तरफ। और ग्लास स्लैब को करते करते मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताऊंगा और कुछ टर्म्स बताऊंगा। और वो एक बार याद हो गया ना, मतलब मजा आ जाएगा। फिर मेरे साथ में ड्रॉ करते जाना इस चीज को। ऑनलाइन वाले सब मेरे साथ में ड्रॉ करते जाओ बच्चों। बेसिक फंडामेंटल्स जो अपन ने रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं ना, सेम फंडामेंटल्स यूज करेंगे। और देखना मजेदार चीज ये है कि ग्लास स्लैब वाला जो डायग्राम है ना, स्टेप बाय स्टेप अपन ड्रॉ कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर लेंगे। एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं हम लोग, एबीसी। एबीसी, ठीक है? फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा हाँ, बोर्ड में आप कोई भी फिगर ड्रॉ करोगे ना, प्लीज कीप इन माइंड पेंसिल से ही ड्रॉ करना। स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना कि नहीं हम तो पेन से ड्रॉ करके आएंगे, ब्लैक ब्लू रेड पेन सब लेके चले गए और डायग्राम्स ड्रॉ करके आ रहे हैं अच्छे खासे कलरफुल। प्लीज मत करना ये सब चीजें। सिर्फ और सिर्फ पेंसिल यूज करो डायग्राम्स ड्रॉ करने, सिर्फ पेंसिल, सिर्फ पेंसिल।
ये यहाँ तक दिख रहा है, ऊपर ऊपर दिख रहा है ऑनलाइन वाले क्लास में तो दिख रहा होगा। कहाँ तक नहीं दिख रहा? यहाँ तक, नीचे नीचे नीचे, हाँ नीचे बस नीचे, हाँ यहाँ तक। बस, ठीक है ठीक है। हाँ बेटा क्या हुआ? क्या हो गया? ABCD ऐसे किया, मेरी मर्जी। अरे मतलब नहीं, एक मिनट, एक मतलब इसमें रॉन्ग क्या है ये बताओ। मार्किंग तो मार्किंग का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन है ना, अपना कोई भी कन्वेंशन हो सकता है। हम लोग क्लॉकवाइज जाएं या फिर मैं ABCD ऐसे लिख दूं कर सकती, पर चलो सेटिस्फेक्शन भी कर लेते हैं इसकी। नहीं है, क्लॉकवाइज भी नहीं है, दोनों नहीं है, कुछ अलग ही किया हाँ है। तो जरूरी नहीं ना, कन्वेंशन तो कुछ भी डाल सकते हैं, ABCD ठीक है। सो ये जो रे आ रही है अभी, दिस इज द इंसिडेंट रे, और कहीं से आ रही है ये, कहीं से तो आ रही है, लाइट निकल के आई और इस ग्लास स्लैब के ऊपर में चली गई। सो मार्किंग भी कर देनी चाहिए हम लोगों को फटाफट। दिस इज ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, ठीक है। ये एयर है ऊपर की तरफ में, इसको मीडियम 1 ले लेते हैं। अभी सबका डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, मीडियम 1 क्या होता है, मीडियम 2 क्या होता है। दिस इज मीडियम 1, ठीक है, ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 एंड मीडियम 2। सर मीडियम 1 के ऊपर क्या फाइन, लिखा? देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, ग्लास स्लैब ड्रॉ किया, उसके, हाँ बेटा क्या हुआ? मीडियम 1 के ऊपर क्या लिखा है सर? एयर बेटा, एयर। ये लो थोड़ा नीचे ड्रॉ लिख देता हूँ, यहाँ पे एयर है। सो अभी जो रे आ रही है वो गई ग्लास स्लैब के AB सरफेस पे जाके आई, टकरा गई वहां पर। मैंने क्या बोला था, थोड़ा सा वहां पे रुकना है, स्टॉप करना है, पॉज करना है और सोचना है। जैसे ही कोई भी रे आती है किसी भी सरफेस पे टकराती है तो जस्ट स्टॉप देयर, और पहले तो लेबलिंग कर लो इस चीज की। जैसे ये रे कौन सी बन जाएगी, दिस इज इंसिडेंट रे, राइट। इसको इंसिडेंट रे बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे, क्योंकि ये इंसिडेंस हो रही है, इंसिडेंट हो रही है ये, इसीलिए इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ऑलराइट, सो ये वाला पॉइंट है जहां पर हम लोगों को रुकना है और थोड़ा सोचना। क्या करना चाहिए हम लोगों को यहाँ पर? नॉर्मल, वेरी गुड, नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए। लेट्स ड्रॉ नॉर्मल। क्या हो गया, इतना तो पिंक पे लाया है। नॉर्मल का नाम दे दे कुछ, NN डैश रख दे, NN डैश, ठीक है, NN डैश। अभी रिफ्रैक्शन में हम लोगों को एक दो पॉइंट्स है कुछ ऐसे जो याद करने चाहिए और जो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि भाई, पहला पॉइंट ये है, whenever a ray of light passes from rarer medium to denser medium, light bends towards the north। जब भी लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, और जब भी रे, इसका ऑपोजिट भी ट्रू है, whenever a ray of light passes from denser medium to rarer medium, it bends away from the north, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो वहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो बेटा, अगर यहाँ पे कोई सरफेस नहीं होता, AB सरफेस नहीं होता, तो ये जो रे है अपने पास में, ये रे, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। बताओ क्या नाम दे? XY, X, और ये पॉइंट है Y, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। सो अगर यहाँ पर कोई सरफेस नहीं होता तो ये रे सीधी निकल जाती, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, कुछ भी नहीं होता, ये सीधी निकल जाती है ना, स्ट्रेट लाइन में निकल जाती है। तो ऐसा ड्रॉ भी कर लेना स्ट्रेट लाइन के लिए, ऐसा आप ऐसा कुछ। जनरली मैं क्या करता हूँ ना, अभी ड्रॉ मत करना इसको, अब ड्रॉ कर लो। अब ड्रॉ कर लो, तो सीधी निकल जाती, ये सीधी निकल जाती है ना। कोई भी रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, उसी एंगल को हमें मेजर करना है, उसी एंगल को देखना है। अब ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल यहाँ पे NN डैश है, इसके साथ जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे I। यस, यस और नो, ठीक है। सो दिस इज एंगल I। अभी यहां से रे निकल जानी चाहिए थी सीधी, बट क्योंकि अब ये रे फ्रॉम रेयर मीडियम, एयर से जा रही है ग्लास के अंदर, एयर से जा रही है ग्लास के अंदर, एयर इज अ
रेयरर मीडियम, इसको रेयरर मीडियम बोलते हैं, रेयरर मीडियम, और इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। सो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है लाइट रे। दिस विल नॉट गो स्ट्रेट, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी देखो नॉर्मल की तरफ कैसे बेंड हुई है, जाना चाहिए था ऐसा, बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ, सीधी जानी चाहिए थी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। सो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे एक लाइन खींच लेना सीधी। और ये वाला एंगल ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल गाइस, वेरी गुड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। R1 लिख दूं इसको, R1 लिख दूं, R1, ठीक है, लिख लो इसको, फटाफट लिख लो, फटाफट ड्रॉ कर लो। कंसेप्ट बाय कंसेप्ट चलते जाओगे ना, अपने आप ही ये पूरा ग्लास स्लैब भी खत्म हो जाएगा और रिफ्रैक्शन के कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस भी क्लियर हो जाएंगे। R1। अच्छा हाँ, एक चीज तो मैं भी अपना फॉलो करना भूल गया, एरो बनाना भूल गया यहाँ पर, ठीक है, एरो बनाना मत भूलना, कोई भी एरो जरूर बनाओ। X Y Z, X to Y फिर Y to Z आए, अब फिर से ये किस पे स्टॉप एंड पॉज, क्या ड्रॉ करना है हम लोगों को, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर फटाफट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे नॉर्मल ड्रॉ करने की, यहाँ पर इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया mm डैश। अभी ये जो एंगल है कौन सी रेखा, y और z के बीच में और mm डैश के बीच में, y z और mm डैश के बीच में एक एंगल बन रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या मैं इस मीडियम को और इस मीडियम को अलग अलग ले सकता हूँ इस इंटरफेस पे, यस और नो? ये वाला मीडियम अलग है और ये वाला मीडियम अलग है, इंटरफेस बदल रहा है, यहाँ से इंटरफेस बदल जाता है। तो होगा क्या, अभी ये वाली जो रे है, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाली रे फॉर दिस सरफेस CD इट इज एक्टिंग लाइक एन इंसिडेंट रे, ओनली फॉर दिस सरफेस CD सरफेस के लिए कैन वी से दैट रे YZ इज इंसिडेंट रे, बोल सकते हैं ऐसा, यस और नो? अगर ये इंसिडेंट रे है तो क्या मैं इस एंगल को I1 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जस्ट नोटेशन यूज कर रहा हूँ, आप इसको कुछ भी ले सकते हो नोटेशन में, I34 I इंफिनिटी कुछ भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। I1, मैंने I1 इसको क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये रे इंसिडेंट रे का काम कर रही है CD सरफेस के लिए, इसीलिए बेटा I लिखेगा तो ये वाला I ऑलरेडी ले चुका है ना तू, तो कोई बात नहीं, फिर फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तेरा फॉर्मूला बदल जाएगा, फिर तू वहां पे साइन I1 लेना पड़ेगा हम लोगों को, और कुछ नहीं है। बाकी ले आप कुछ भी सकते हो, नोटेशंस आपके, आप सब कुछ भी कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये वाला सरफेस है गाइस, इस सरफेस पे लाइट रे टकरा रही है। नाउ इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है। क्या होना चाहिए था, यस, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। होना तो ये चाहिए था कि ये वाली रे सीधी निकल जाती, ये रे सीधी निकल जाती, बट since it is moving from denser medium to rarer medium, it should bend away from the normal, नॉर्मल से दूर भागनी चाहिए, नॉर्मल से दूर जानी चाहिए। सो कुछ इस तरीके से रे आ जाएगी, इधर पे आ जाएगी। क्या नाम दे दूं इसको मैं, कोई नंबर बताओ, कुछ नाम, P, इसको भी कुछ दे देते हैं बेचारी को, क्यों बोल देते हैं इसको, XY क्यूब। अच्छा, ये एक्चुअली क्या है, तुम लोगों के प्रैक्टिकल में है, CBSE वालों के प्रैक्टिकल में ऐसा एक प्रैक्टिकल है, लिस्ट में ऐसा एक प्रैक्टिकल है जिसमें करना क्या हम लोगों को, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस लेके हम लोगों को स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है, स्नेल्स लॉ चेक करना है, वैलिडिटी चेक करना है, कुछ ऐसा प्रैक्टिकल की लिस्ट में नहीं है? ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी देयर, ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी देयर। करना क्या होता है उस प्रैक्टिकल में, एक ग्लास स्लैब लेना होता है, एकदम जबरदस्त A4 शीट लेनी होती है, व्हाइट शीट, उसके ऊपर में ग्लास स्लैब रख के उसका आउटलाइन बना लो, तो ये आउटलाइन बन जाएगा, एक रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगा। ग्लास स्लैब हटा दिया, उसके बाद में आप कोई भी रे किसी भी एंगल पे एक इंसिडेंट बना, XY रे आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ पे एक पिन लगाओ, यहाँ पे एक पिन लगाओ, सेफ्टी वो वाली पिन जो आती है ना अपने ग्रीन बोर्ड वाली पिन, एक पिन यहाँ पे लगाओ, एक पिन यहाँ पे लगाओ, फिर उसके बाद में ग्लास स्लैब एग्जैक्टली उसकी पोजीशन पे रख दो,
और यहां से इस डायरेक्शन से आप चेक करो कि आपको वो पिंस दिख रही है क्या। तो थोड़ा सा अपनी आंखों को मूव करना होगा हम लोगों को, इधर जाके इधर जाके इधर आके थोड़ा सा मूव करना होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो दोनों पिंस एकदम स्ट्रेट लाइन में दिखेंगी, एकदम स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे हम लोगों को। ये वाली पिन और ये वाली पिन एग्जैक्टली एक दूसरे के आगे पीछे नजर आएंगे, मतलब एक ही पिन नजर आएगी। कहने का मतलब ये, यहाँ से जब हम देखेंगे ना तो एक ही पिन नजर आए, ऐसी पोजीशन पे आप रुक जाओ और फिर एक पिन लो, तीसरी पिन यहाँ पे कहीं पे चिपका दो, फिर एग्जैक्टली थोड़ा सा आगे एक और पिन चिपका दो। मजेदार बात यह है कि होना तो ये चाहिए था ये वाली रे सीधी यहाँ पे, दो पिन यहाँ पे लगानी थी हम लोगों को, पर जब आप उठोगे देखोगे ना तो आपने दो पिन यहाँ पे लगाई। वो रिफ्रैक्शन वाला फंडा यहाँ पे आप देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, और वो प्रैक्टिकल है पूरा। एंड इन दिस केस वी हैव टू वेरीफाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यहाँ पे वेरीफाई करना है। वो चार एंगल है तो किसी दो एंगल का एडिशन इज इक्वल टू दूसरे दो एंगल का एडिशन आता है। किसमें? इसी में नहीं, हाँ, कुछ 1 डिग्री का फर्क आता है सर। कैसे? वो याद नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। 1 डिग्री का फर्क आता है, इसको पता है जर्नल बुक में लिखा नहीं, कुछ डिफरेंस, कुछ वैलिडिटी बताओ, उसका रीजन क्या है, क्यों 1 डिग्री का फर्क आएगा, कौन से एंगल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ क्लैरिटी आएगी। अभी ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। ठीक है, एनीवेज, सो ये वाला जो एंगल बन जाएगा फाइनल एंगल, दिस विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, फाइनल एंड आर। बना लिया? देखो, दिस इज एंगल आई, ये एंगल R1 है, दिस इज एंगल I1 एंड दिस इज योर फाइनल एंगल R, दिस इज योर फाइनल एंगल R। इसको बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस आपके पास में एक्स्ट्रा आ रहा है ना, कि रे यहाँ से जाने के बजाय एग्जैक्टली इसके यहाँ पे निकल गई है, एंड दिस रे इज पैरेलल, ZP रे इज पैरेलल टू YQ रे, इस रे के पैरेलल में निकलेगी ये। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको। तो इसमें अपने पास में कुछ 3-4 जगह थी जहां पर हम लोगों को कुछ टर्म्स के बारे में देखना था, जैसे मीडियम 1 और मीडियम 2। अगर आप बोल रहे हो कि एयर से ग्लास की तरफ जा रहा है कोई भी रे, तो हमें जो फर्स्ट मीडियम है जहां पे इंसिडेंट रे अवेलेबल है उसको मीडियम 1 लेना है, जब रिफ्रैक्टेड रे निकल रही है उसको मीडियम 2 लेना है। अब जैसे इस केस के लिए क्या हो जाएगा, CD वाले केस के लिए ये वाला मीडियम 1 हो जाएगा और ये वाला मीडियम 2 कहलाएगा। ये वाला मीडियम 1 हो जाएगा और ये वाला मीडियम 2 कहलाएगा। सो देखो, ये पूरा ग्लास लैब का एक्सपेरिमेंट था, ये एग्जैक्टली अपने को बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही लिखना है, ऐसा ही लिखना है। एंड इसके बाद में क्वेश्चन आएगा, स्टेट स्नेल्स लॉ। एक क्वेश्चन इसके बाद में ऐसा आएगा, स्टेट स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल एक साइंटिस्ट था, उसने लॉज दिए थे, कुछ 2 लॉज दिए थे, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। क्या था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में? I इज इक्वल टू R, फर्स्ट लॉ, और सेकेंड लॉ क्या था? I एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करने वाले। स्नेल्स लॉ भी यही बोलता है, स्नेल्स लॉ भी यही बोलता है। सेकंड वाला जो लॉ है ना, वो यही बोलता है इसका कि आपका इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द इंटरफेस एंड द रिफ्रैक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में ही लगेंगे ये, सेम प्लेन में। और जो फर्स्ट लॉ है ना स्नेल्स का, वो ये बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन, दिस इज स्नेल्स लॉ। और ये फॉलो करेगा ही करेगा ही। हाँ बेटा, हाँ बेटा, म्यू है ये, म्यू बोलते हैं इसको, म्यू, म्यू नहीं, यू नहीं है बेटा, ये ऐसे करके इसका सिंबल ऐसा होता है, म्यू। पता नहीं कैसा बोल रहा उल्टा भाई, मेरे को लग नहीं। उसको ऐसे कर दो, बिना रिपोर्ट एंटी को इधर कर दो तो बाहर। ठीक है, तो म्यू ऐसा होता है बेटा, मतलब कैसे बताऊं, एक साइड का थोड़ा पोर्शन ऐसा होगा इसका और एक ऐसा होगा, ये म्यू, इसको म्यू बोलते हैं। ये होता है म्यू, और ऐसे करके जो आपको सिंबल दिखेगा वो न्यू कहलाएगा, NEW, न्यू, न्यू के तरीके से उसको प्रोनाउंस करते हैं हम, न्यू। ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं जनरली, न्यू।
एनीवेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। अब मुझे बताओ फटाफट, इसमें मीडियम 1, मीडियम 2, रेयर मीडियम, टेंसर मीडियम, इन सब में किसी को कोई डाउट है अभी तक? इस डायग्राम में कोई डाउट है? पक्का? स्नेल्स लॉ में कोई डाउट है? ये एज इट इज है, स्नेल्स लॉ अपने को ऐसे ही रखना है इसको, ठीक है। और सेकंड वाला लॉ आप लोगों को अपनी बुक से देख के लिख लेना उसको और याद करके आना, और एज इट इज उसको छाप देना एग्जाम के अंदर में। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा ही आएगा ही। हाँ बेटा, हाँ, ये दिस इज द फर्स्ट लॉ, स्नेल्स का ये फर्स्ट लॉ है। हाँ, ये फर्स्ट लॉ। और सेकंड वाला जो लॉ है वो ये बोलता है कि एंगल ऑफ, वो जो रिपीट कर दिया ना अभी तो, एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और सब चीजें एक ही प्लेन में रहने वाली। क्लियर हुआ यहाँ तक? पक्का? बिठा दूं फिर इसको? जरूरत नहीं ना अब इसकी, अब कभी भी ड्रॉ कर सकते हो ना इसको। चलो, अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात चल रही है तो उसी पे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि परेशानी करता है। अच्छा, यहाँ पे एक स्टार लगा के पॉइंट लिख लेना जो जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है, जो भी जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है, जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए वाला पॉइंट है कि जब भी लाइट रे रिफ्रैक्शन शो करती है बेटा, व्हेनेवर अ लाइट रे शोज रिफ्लेक्शन, तो उसके केस में एक चीज है जो कांस्टेंट रहती है, विच इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी बदलने वाली नहीं है। चेंज क्या होने वाला है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। एंड दिस इज द प्राइमरी रीजन कि लाइट रिफ्लेक्शन शो करता भी है, क्योंकि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है। वैक्यूम के अंदर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जिसको आप लोग बोलते हो। एयर के अंदर में भी लगभग उतनी ही होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं डिफरेंस को, और एयर और वैक्यूम को कंबाइन करके लेते हैं, मतलब एयर और वैक्यूम को दोनों को एक ही लेके चलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वाटर के अंदर इसकी स्पीड डिफरेंट होती है, लाइट ऑब्वियसली कम ही होती है। फिर अगर आप केरोसिन ले लोगे तो उसके अंदर भी कम होती है लाइट की स्पीड। तो ये डिफरेंस होता है लाइट की स्पीड का, इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है, इसी वजह से रिफ्रैक्शन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड बिफोर रिफ्रैक्शन लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, चेंज होगी तो सिर्फ उसकी स्पीड। और अगर स्पीड चेंज होगी बेटा तो ऑब्वियसली उसका वेवलेंथ भी चेंज होना चाहिए, उसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब पता है क्या है? ग्लास प्रिज्म वाला एग्जांपल, पहले व्हाइट लाइट थी, उसका कुछ वेवलेंथ होता है, उसका कुछ वेवलेंथ होता है। जैसे ही रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म में, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। रेड का वेवलेंथ अलग है, ग्रीन का अलग है, ऑरेंज का अलग है। हर एक डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट का वेवलेंथ अलग है। तो देखो वेवलेंथ चेंज हो गया ना रिफ्रैक्शन की वजह से। सो वेवलेंथ भी बदलेगा और स्पीड ऑफ लाइट भी बदलेगी, स्पीड ऑफ लाइट भी बदलेगी। प्लीज इसको ध्यान रखना जो भी जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है। बोर्ड एग्जाम में शायद ये पूछे, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन में पूछ सकता है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिफोर रिफ्रैक्शन इज कुछ भी, आई मीन सम सर्टेन हर्ट्ज और व्हाटएवर इट इज, वो है, तो फिर उसके बाद में बताओ आफ्टर रिफ्रैक्शन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? कांस्टेंट। और लिख देना यू आर अ फूल इफ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आया चेंजेस? ऑनलाइन है जिंदा पब्लिक? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकली अगर किसी को चेक करना हो जल्दी से, मैथमेटिकली अगर किसी को फ्रीक्वेंसी वाला फंडा चेक करना हो, तो फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है वन, मतलब इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, 1/टाइम। 1/टाइम यानी कि इसको मैं 1/सेकंड से कुछ रिलेट कर सकता हूँ। और इसकी जो फाइनल फ्रीक्वेंसी आती है वो होती है हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, या आपने सुना होगा गीगा हर्ट्ज, ऐसा सुना होगा अपन ने। ये फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी 1/t होना चाहिए उसका। चेक करें इसको। स्पीड इज, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्पीड अपॉन वेवलेंथ, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। स्पीड की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और वेवलेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर बेटा।
तो ये मीटर से मीटर कट गया, एंड में देखो 1/s बचा, इसका भी 1/s था, विच मीन्स ये क्या डिनोट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे कंसेप्ट है जहां पर हम लोगों को बोर्ड वाले फंसा देते हैं, और खासकर ये जेई वाले। इसमें बेटा स्पीड की जगह पे हम लोग v लिख सकते हैं, विच इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, एंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा। इसको लैम्डा बोलते हैं, इसको नहीं पता है, इसको बोलते हैं लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा। लिख लो फटाफट इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखो, अगर फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है, मुझे इसको कांस्टेंट रखना है, अगर ये बदल रहा है तो ऑब्वियसली इसको भी चेंज होना पड़ेगा। आप एग्जांपल्स लेके कर सकते हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी, एक 1 ले लो, एक 2 ले लो, किसी की स्पीड 3 लाख ले लेना, दूसरे की स्पीड कुछ और ले लेना, ऑब्वियसली यू हैव टू चेंज लैम्डा अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। इफ nu1 इज इक्वल टू nu1 इज इक्वल टू, बता देता हूं उसको, लिख लिया ईशा। देखो गाइस, प्लीज दिमाग में डालो इस चीज को कि ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे बच्चे सीबीएसई का एग्जाम देने वाले हैं। आप किस तरीके से डिफरेंट चीजें पढ़ रहे हो ना, उससे मैटर करेगा आपके मार्क्स कितने ज्यादा आने वाले। सो कोई भी कंसेप्ट छोड़ के नहीं जाना, और कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं कि कम इंपॉर्टेंट है हमारे पर्सपेक्टिव से। कहीं ना कहीं अगर आप फंसोगे ना, तो मैं आई एम प्रेटी मच श्योर ये चीज आप जरूर लगा के आ सकते हो और आपको मार्क्स मिलेंगे। 110% आपको मार्क्स वो देगा ही देगा। ऐसा है ही नहीं कि वो मार्क्स छोड़ देगा या मार्क्स काट लेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी बात कर रहे थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है, इट इज अ रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम का रेशियो है ये। अब आप प्लीज ध्यान रखो कि मीडियम 1 और मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है। मीडियम 1 और मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार वो एयर और मीडियम 1 रहेगा एयर और सेकंड मीडियम हर बार ग्लास रहेगा। नो, इट कैन बी आइदर द फर्स्ट मीडियम विल बी ग्लास, second medium could be your water, or let's say first medium could be kerosene, second medium could be glass, कुछ भी हो सकता है। So आपको दिमाग लगाना है कि फर्स्ट मीडियम का डेफिनेशन क्या है। जहां पर इंसिडेंट रे है वही मीडियम मेरे लिए फर्स्ट मीडियम है, जहां पर रिफ्रैक्टेड रे है वही मीडियम मेरे लिए सेकंड मीडियम कहलाएगा, सेकंड मीडियम कहलाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनेशन है बेटा, वो रेशियो है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। इट इज जस्ट अ रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम divided by speed of light in second medium. Speed of light in first medium divided by speed of light in second medium. ऐसे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। लिख लिया? अच्छा, इसके नोटेशंस है कुछ, इसके नोटेशंस है। नोटेशन में कैसा है पता है? μ21 जब भी मैं लिख रहा हूं μ21, इसका मतलब मैं इसको पढ़ना चाहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। इसकी रीडिंग ऐसे करनी है अपने को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। लिख लिया? अब एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखोगे? सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये जो μ21 लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार खोल के लिख देता हूँ कि इसको हम ब्रॉडर सेंस में कैसे समझते हैं। हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो क्या चीज होती है। सो μ21 को जब भी बेटा आप खोलोगे, आपको ऐसे लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ए मतलब एयर, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ऐसा खुलेगा ये μ21।
हाँ बेटा ऑनलाइन। सर ब्लर हो गया, दिख नहीं रहा आप क्या लिख रहे हो। मैं यहाँ पे लिखा हुआ μ21 और ये लिखा हुआ μ2a μ1a। समझ में आया ऑफलाइन वालों को? इसको खोलेंगे ना जब भी हम लोग, μ21 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, और यहाँ पे लिखोगे μ2a डिवाइडेड बाय μ1। अब ये जो μ2a और μ1a है ना, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? जब आप एयर के कंपैरिजन में चेक कर रहे हो कि वाटर में कितनी लाइट की स्पीड है, ग्लास में कितनी लाइट की स्पीड है, या फिर XYZ कोई भी मीडियम है, उसके अंदर लाइट की स्पीड कितनी है कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो केस हो जाएगा एब्सोल्यूट वाला केस, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला केस। समझ में आया सभी को? ये समझ में आया? और नोटेशन में क्या करते थे? एब्सोल्यूट भी नहीं लिखते, ये ए हटा देते हैं, यही एब्सोल्यूट है। हाँ बेटा क्या कहां से रह गया एब्सोल्यूट वाला? मैं बता देता हूँ, अभी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ तक तो बाकी सबको क्लियर है? जब भी μ2a लिखना होगा हम लोग ए हटा देते हैं, इट इज जस्ट अ नोटेशन, ए नहीं है वहां पर आप समझ जाना कि इट इज एब्सोल्यूट, इट इज एब्सोल्यूट। ये भी एब्सोल्यूट है वहां से अगर कुछ दूसरी चीज हटी हुई है तो। हाँ है सर, तो आपने जो ऊपर स्पीड वाला लिखा है, हाँ, तो उसको μ12 लिखेंगे या फिर 21 लिखेंगे? किसको? इसको? हाँ। नहीं, ये भी 2-1 ही कहलाएगा बेटा। दिस इज ऑल्सो μ21, ये भी μ21 है। अगर सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में खोलोगे तो ऐसा खुलेगा, और अगर वेलोसिटी के टर्म्स में खोलोगे तो इसका उल्टा हो जाता है। थोड़ा मैं तो रट लेता हूँ इस चीज को, वेलोसिटी के टर्म्स में v1/v2 कर लो, और इसमें तो आप एज इट इज रखना है μ2/, तो रटना ही है यार, ये तो फिर रटना पड़ेगा। अदरवाइज फिर क्या पता है, आप यहाँ पे μ2 और μ1 की डेफिनेशन के हिसाब से आप डालो, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, वेलोसिटी के टर्म्स में, लैम्डा वैम्डा सब कटेगा, फिर अपने पास में v1/v2 अपने आप आ जाता है। बट वो मैथमेटिक्स में इतना ज्यादा क्यों घुसे? मिटा दूं उसको? मिटा दूं? आर्या का सवाल है सर ये वाला समझ में नहीं आया, क्या बात कर रहे हो? एक मीडियम बना लेते हैं, ये मिटा दूं? एक इंटरफेस बना लेते हैं हम लोग, इसके नीचे पानी है और ये एयर है, ये नीचे पानी है, दिस इज मीडियम 2 एंड दिस इज मीडियम 1। लाइट रे यहाँ से आई है, इंसिडेंट रे आई है, ठीक है। अभी इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मान लो हुआ क्या है, आपने ये वाटर लिया या फिर ग्लास लिया, लेट्स सपोज दिस इज ग्लास, ग्लास लेके आप स्पेस में चले गए, आउटर स्पेस में चले गए, और वहां पर आपने ग्लास को ऐसे बाहर रखा हुआ है, उसमें लाइट रे आ रही है, और आप चेक कर रहे हो कि मेरे ग्लास के अंदर क्या स्पीड, वहां पे आपने कैलकुलेट कर लिया। तो वो जो स्पीड थी लाइट की, वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ग्लास का स्पेस में, वो कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पेस में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। उसको डिनोट करेंगे हम लोग बेटा μ2 से, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे वो मीडियम 2 है, μ2 से डिनोट कर रहा हूँ, और उसका विद रिस्पेक्ट में क्या है, एयर या वैक्यूम, तो ये μ2 कहलाएगा। ये वाला कहलाएगा μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी एयर लिया। तो करना क्या है पता है, टेक अ पैकेट ऑफ एयर, एयर का एक पैकेट लेके जाओ और स्पेस में रखो। अब आप चेक करो कि स्पेस में जो लाइट की स्पीड है वो, और एयर के अंदर से लाइट की स्पीड कितनी आ रही है, उन दोनों का रेशियो निकालो, वो कहलाएगा μ1। मतलब विद रिस्पेक्ट टू में कॉमन चीज क्या थी, स्पेस, वैक्यूम, वो एब्सोल्यूट कहलाएगा। तो इसका एब्सोल्यूट और इसका एब्सोल्यूट, इसका भी एब्सोल्यूट और इसका भी एब्सोल्यूट। बोल सर, तो आप अगर सेकेंड मीडियम क्लास लिया, हाँ, तो अगर मैंने उसको से पानी में उसको इमर्स करके रखा, यस, तो उसका फिर एब्सोल्यूट वाटर के साथ होगा? नहीं, एब्सोल्यूट तो हमेशा एयर के साथ में या वैक्यूम के साथ ही लेना। एब्सोल्यूट का मीनिंग है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, ऑलवेज। क्लियर हुआ आर्या? बस अभी इसका अगर हम लोगों को वो निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तब आप लिखोगे μ2 1, और खुलेगा कैसे ये, μ2 डिवाइडेड बाय μ1। अगर स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे v1 थी और यहाँ पे v2 है, तो ये सेम चीज बन जाएगी v1/v2। तो इसको आप जस्ट रिवर्स सीख लिया करो कि यार इसका ये रिवर्स था कहीं,
उल्टा है, इधर पे 2 ऊपर है, इधर पे 1 ऊपर है वेलोसिटी के टर्म्स में। ये दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। और ये एक एरिया ऐसा है जिसको बच्चे हम जानबूझ के इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये समझ ही नहीं आता। हम जानबूझ के इग्नोर करके जाते हैं क्योंकि इस पे तो साला 2-3 मार्क्स से न्यूमेरिकल है, क्या ही करना है इसको, तो छोड़ दो, क्या पढ़ना है इसके बारे में। समझ में आया ये? क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर में, और तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा अपने लिए। ठीक है गाइस, स्पीड ऑफ लाइट वाला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अभी एक स्टार पॉइंट लगा के ना अपनी नोटबुक में लिख लेना कि जब भी हम लोग डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम की बात करते हैं ना, वो नॉर्मल डेंसिटी नहीं है, इट इज नॉट नॉर्मल डेंसिटी, इट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम। जब भी हम लोग बात कर रहे हैं ना डेंसिटी की, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम, अब वहां पे लिख लो इट इज एक्चुअली ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम ऐसे लिख लेना, डेंसर मीडियम इज इक्वल टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऐसा लिख लो, ऑप्टिकली डेंसर। यहाँ पे रेयर मीडियम लिख के ऑप्टिकली रेयर मीडियम, तो दिमाग में रहेगा कि हाँ सर ने कुछ ऐसा बोला था। इसका मतलब ये बेटा कि लाइट के टर्म्स में हम लोग देखते हैं कि वो मीडियम डेंसर है कि रेयर। जैसे मान ले अपने पास में केरोसिन और वाटर है, तो बोलने को तो बोल सकते हो कि केरोसिन की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, या केरोसिन की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, राइट। लेकिन जब हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे ना, तो उसमें रिवर्स केस हो जाता है केरोसिन और वाटर के। मिटा दो इसको, मिटा दो ना, ठीक है। ये एक पॉइंट था जो कि अपने को याद होना चाहिए। अब ये ऐसे क्वेश्चन, ये ऐसे पॉइंट्स है ना जो जेई मेंस वाले फंसाते हैं। बोर्ड में इतना डीप में नहीं पूछेगा, डीप में इन द सेंस कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, बट यूजुअली क्या, क्योंकि वो येलो बॉक्स है और ऑरेंज बॉक्स में लिखा हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं भाई चलना, इसको कौन पढ़ेगा, है ना। पर वो चीजें वहां पर जेई मेंस वाला फंसा देगा, वो पक्का इसके बारे में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। वो ऐसा बोल सकता है इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज सो एंड सो एंड द डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज सो एंड सो, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। वहां पे आपको लगेगा यार पानी की डेंसिटी तो ज्यादा होती है ना, क्यों? क्योंकि पानी नीचे रहता है। मतलब अगर मान लो आपने एक सोल्यूशन ले लिया, पानी मिला दिया और केरोसिन मिला दिया उसके अंदर, थोड़ी देर उसको शेक करो और जस्ट लीव इट, व्हाट विल हैपन, केरोसिन पानी के ऊपर अपने आप आ जाएगी धीरे धीरे करके, क्योंकि वो ऑयल है। तो आप बोलोगे यार केरोसिन की तो डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट केरोसिन में ज्यादा होनी चाहिए, है कि नहीं है, और वाटर में कम होनी चाहिए। बट इसका जस्ट ऑपोजिट है, इसका जस्ट ऑपोजिट है। सो दैट इज वाई ये पॉइंट यहाँ पे फंसा देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पुराने सेशन को, याशिका आवाज आ रही है? अभी मैं बाकियों का वेट नहीं कर रहा, आपको आवाज आ रही है? आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन वाला फंडा, और उसी के अंदर हम लोग लेंस की तरफ चलते हैं। डायग्राम्स आपको बनाने हैं और डायग्राम्स आपको समझने हैं। मैं सिर्फ आपको सोचने का तरीका दे देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, कुछ रूल्स में बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक काम करो, फटाफट एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते जाओ, जिसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस, स्फेरिकल लेंस वो लेंसेज होते हैं जिसका एटलीस्ट एक सरफेस स्फेरिकल हो, दूसरा सरफेस प्लेन हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार आपको यही लेंस मिलेगा, कभी कभार आपको ये वाला लेंस भी मिल सकता है। दिस इज नोन एज प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कोई भी एटलीस्ट एक सरफेस स्फेरिकल हो, ऐसे लेंस को हम लोग स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। और उसमें हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 टाइप के लेंस है, एक है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। एक है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स और कॉनकेव में मैंने लास्ट क्लास में डिफरेंस बता ही दिया था, तो उसके ऊपर अपन ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, साथ साथ में ड्रॉ करते जाओ और वैसे वैसे लेबलिंग करते जाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक अपर्चर नाम की चीज बताई थी, लेट्स सपोज दिस इज दैट अपर्चर mm डैश के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज अपर्चर, ये अपर्चर है, ठीक है। इसके जस्ट बीच में सेंटर में एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग O बोलने वाले हैं, दिस इज पॉइंट O। ये पॉइंट O को हम लोग बोलते हैं बेटा ऑप्टिकल सेंटर। एरो मत लगाओ, O लिख दो डायरेक्टली ऐसे, O इज इक्वल टू ऑप्टिकल सेंटर, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला M तक, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, देख लिया। अब देखो एक फटाफट एक चीज देखो कि ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सरफेस है बच्चों, इसको मैं कंप्लीट करके एक ऐसा स्फीयर बना सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ मैं एक ऐसा स्फीयर, है ना। Yes, sir. अभी इस पर्टिकुलर स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, सर्कल है अगर ये, तो
इसका सेंटर होगा, लेट्स सपोज दैट सेंटर इज C1। अभी रुक जाओ, होल्ड इट। लेट्स सपोज दिस सेंटर इज C1, ठीक है। अभी ये जो राइट हैंड साइड वाला जो अपने को सरफेस दिख रहा है, इसको भी मैं ऐसा एक्स्ट्रापोलेट करके ऐसे एक स्फीयर या फिर सर्कल बना सकता हूँ। 2 डायमेंशन में सर्कल कहलाएगा। इसका भी एक सेंटर हो सकता है, लेट्स सपोज दिस इज C2। यस और नो, है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो अपने पास लेंस है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर स्फीयर। एक बड़ा सा स्फीयर था, उसका एक पार्ट है, दिस इज नोन एज लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस अपन ने यहाँ पे बना के रखा हो। मैं ये पूरा सर्कल हटा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को, बट ये चीजें आई तो स्फीयर से ही है, सर्कल से ही आई। स्फीयर, स्फीयर इन 3D एंड सर्कल इन 2D, 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एम। तो यहां से अपने को एक चीज पता चल रही है कि सर यहाँ पर ना एक C2 होगा और एक C1 होगा। ये तो बहुत ही क्लियरली हमको पता चल रहा है। C2, C2, ठीक है, C1 और C2। अब आप एक काम करो, C1 और C2 से पास होती हुई थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर एक स्ट्रेट लाइन खींचनी हम लोगों को। अब ड्रॉ कर लो, एक स्ट्रेट लाइन खींचनी हम लोगों को। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। C2 और C1 क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। C1 और C2 को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। C1 कॉमा C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुआ? अच्छा, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं हम लोग। लेट्स सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज AB। ये जो ऑब्जेक्ट है दिस इज AB ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रख दिया यहाँ पर। रूल वही है जो हम लोगों ने पिछली बार मिरर में देखा था कि जैसे ही रे, कोई भी रे, इफ इट इज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, इट शुड पास थ्रू द फोकस। इट शुड पास थ्रू द फोकस। फोकस से पास होनी चाहिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा? यहां से रे निकलेगी, सीधा सीधा जाएगी वो ऐसे करके। आप बीच में डैश लाइन भी खींच लेना, ठीक है, रेफरेंस के लिए। सो ये रे निकल रही है, दिस इज योर इंसिडेंट रे। ए से निकली, इस पॉइंट पे आई, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज P। C1 से एग्जैक्टली लगभग बीच में कहीं पर, एग्जैक्टली सेंटर के आसपास में कहीं पर एक पॉइंट होगा विच इज नोन एज फोकस। और वहां से जितनी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रही थी वो पास हो गई। पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन दे पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट विच इज नोन एज फोकस। इसको बेटा हम लोग F1 से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने C1 लेके रखा हुआ है। इफ दिस इज C1, दिस इज F1। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में भी एक पॉइंट होगा F2। F2, ये F1 क्या कहलाएगा? फोकस, प्रिंसिपल फोकस। F1 विल बी नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो जैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, O इज इक्वल टू ऑप्टिकल सेंटर C1 कॉमा C2 इज इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे आप F1 कॉमा F2 लिख के लिख सकते हो। फोकस, फोकस, फोकस। F1 कॉमा F2 इज फोकस। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, इसमें भी अपने पास में 2 तरीके हैं अगर हम लोगों को रे डायग्राम बनाना है तो। या तो हम लोग वी स्टिक टू द बेसिक्स की प्रिंसिपल फोकस और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे पे चले, या फिर हम लोग चल सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। भाई कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है ना, तो इट विल गो अनडेविएटेड एंड इट विल पास अनडेविएटेड। वो सीधा ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल जाएगी, डेविएशन उसमें नहीं होने वाला, कोई डेविएशन नहीं होगा। सो यहाँ से एक रे बना सकते हैं हम लोग जो O से निकलेगी और यहाँ पे कहीं पे जाएगी। तो या तो वो बना लो, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, यहां से लो, F2 से पास कराओ और यहां से इधर पे टकराएगी वो रे, फिर पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहाँ पे कहीं पे वो मीट करे, समवेयर हियर मीट कर जाएगी। ठीक है, कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। मैं लेट्स सपोज मैं F2 से ही ले लेता हूँ। F2 से लूं कि O से लूं? F2 से। डायग्राम बना दिया, ये ऐसे यहाँ पे कहीं पे मीट हो रही है, इस पॉइंट पे आप ऐसा करके ड्रॉ कर लो, उल्टा उल्टा
कॉन्वेक्स के केस में गाइस, कॉन्वेक्स के केस में all the images will be real and inverted. सारी की सारी रेज रियल एंड इन्वर्टेड होंगी, एक केस को छोड़, एक केस को छोड़ के। हर केस में इमेज जो बनेगा ना वो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा। सिर्फ एक ऐसा केस है और वो ऐसा स्पेशल केस है जिसके ऊपर ही हम लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम। आप पिछले 10-20 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, हमेशा वो स्पेशल केस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है। और वो स्पेशल केस है बेटा जिसके अंदर इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। और वो केस तब आता है जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ हो, बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये स्पेशल केस वर्चुअल, दिस विल बी आस्क्ड, ये पूछा जा सकता है। सो ऑप्टिकल सेंटर लेंस का एकदम सेंट्रल पार्ट, अपर्चर स्ट्रेट लाइन, डायामीटर बोल सकते हैं अपन इसको, डायामीटर ऑफ द लेंस, जो भी लेंस आप ले रहे हो उसका डायामीटर, दिस इज नोन एज अपर्चर, mm डैश। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये इंसिडेंट रे, ये सब इंसिडेंट रे, इसके बाद में सब रिफ्रैक्टेड रे हो जाएंगे। एवरी रे विल बी नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। दिस AB जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं हाइट h1, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज h1, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज h1। ये नीचे वाला मिटा दूं क्या? ये वाला मिटा देता हूं। चलो यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? पक्का? पेशा, आयुषी, आर्या, ठीक है, ऑलराइट। सो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने बेसिक्स देख के और एक रे डायग्राम बना भी दिया। रे डायग्राम बन गया, इट वाज वेरी सिंपल। हर केस आप ऐसा बना सकते हो बच्चों, हर केस। सिर्फ वो जो लास्ट केस है ना स्पेशल केस, उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और उसके लिए आप अपनी बुक खोलो, वो पेज नंबर मैं बताता हूं आपको। ओपन योर बुक, पेज नंबर 181। राइट हैंड साइड में दो फिगर आपको दिख रहे हैं, पेज 181, पेज नंबर 181। राइट हैंड साइड में दो फिगर दिखेंगे आपको। एक स्पेशल केस दिखेगा, जे वाला केस, एफ वाला केस, कॉन्वेक्स लेंस। एफ वाला केस है कॉन्वेक्स लेंस का, दिख रहा है? स्पेशल केस है वो, उसको ऐसे मार्क कर लो पेंसिल से, नहीं तो नीचे लिख दो इंपॉर्टेंट IMP लिख दो, या फिर ऐसे फ्लैग कर दो उसको, ऐसे फ्लैग कर सकते हो आप, फ्लैग कर दो उसको, दैट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस। उसका रे डायग्राम अगर आएगा तो शायद उसका रे डायग्राम बनाने को आ सकता है, शायद उसका रे डायग्राम बनाने को आ सकता है, अगर जस्ट इन केस कभी आया। गुजरात बोर्ड में तो खैर सब कुछ खत्म हो गया है, उन लोगों को कुछ सोचना ही। हाँ ठीक, देख लिया, मार्क कर लिया उसको। अच्छा, सेम कॉनकेव लेंस के लिए भी होगा। कॉनकेव लेंस की मजेदार बात यह कि हर बार उसमें वर्चुअल इमेज बनेगी। कॉनकेव लेंस में हर बारी वर्चुअल इमेज ही बनने वाली है, वर्चुअल इमेज ही बनने वाली है। और सबके एप्लीकेशंस प्लीज देख के जाना, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, इन सबके एप्लीकेशन जरूर लिख के जाना और जरूर पढ़ के जाना उसको, भूलना मत इस चीज को। चलो यहां तक तो आ गया अपन, इसके आगे चलते हैं। सारे डिस्टेंस मेजर करने, जैसे पिछली बार हमने पोल से मेजर किए थे, इस बार हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने वाले हैं सारे डिस्टेंस। एवरी डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। और रूल वही है, सिंपल सा रूल था, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव ले लेना डायरेक्शन को, और अगर इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में मूव कर रहे हैं तो उसको नेगेटिव ले लेना। सिंपल सा ये रूल था, इसी को फॉलो करते हैं हम लोग। लेट्स सपोज अगर मुझे जाना है ऑब्जेक्ट की तरफ, मेरे पास में बेसिकली मोटे मोटे तो UV और F होते हैं, यस और नो? U, V और F यही कैलकुलेट करने के लिए आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इसी चीज को देखते हैं। U का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, V का मतलब इमेज का डिस्टेंस, और F फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। बाय डिफॉल्ट फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस दिस विल बी टेकन एज फोकल लेंथ। इस साइड वाला जो होगा ना उसको हम लोग फोकल लेंथ ले लेंगे बाय डिफॉल्ट। फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस दिस इज योर फोकल लेंथ, इस साइड में फोकल लेंथ आएगी। U को चेक करें, फटाफट देख लेते हैं इसको। U को, U मतलब ये रहा ऑब्जेक्ट, B से O के बीच का डिस्टेंस। मैं लिख देता हूं, अभी मैं डायग्राम गंदा नहीं करूंगा।
बी से ओ के बीच का डिस्टेंस, यह यू कहलाएगा, यस और नो? वी, वी क्या है? वी किधर है? ये रहा, ओ से बी, ए डैश बी डैश ले लेता है, ओ से, अच्छा हमेशा ना नाम भी ऐसे ही पढ़ना है, फिर ओ टू बी, ओ टू बी, इसमें भी ओ बी डैश, ये बन जाएगा वी, वी एफ, एफ क्या आ जाएगा? ओ एफ वन, ओ एफ वन हो जाएगा अपने पास में एफ। फटाफट प्लस माइनस साइन बता दो मुझे। यू के लिए वो नेगेटिव, नेगेटिव, क्यों नेगेटिव? क्योंकि हम ऐसे इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, इसीलिए यू नेगेटिव आ जाएगा। ओ से बी की तरफ जा रहे हैं, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव कहलाएगा। नेक्स्ट वी पॉजिटिव, एफ एफ, ठीक है, क्लियर हुआ? रे डायग्राम समझ में आया? इसमें कोई ऐसी टर्म तो नहीं है जो समझ में नहीं आई है अपने को, या पूरे बुक में ऐसा कोई टर्म जो मिस हो गया हो अपने से, है तो नहीं ऐसा कुछ? आगे बढ़े फिर। सो इसके साथ में गाइस आप रे डायग्राम कोई भी आप ट्राई करो, सिर्फ ये 2 रूल फॉलो करके, और 110% आपका ये रे डायग्राम कभी गलत नहीं हो सकता, कभी भी रे डायग्राम गलत नहीं होगा अगर आप सिंपल ये रूल्स फॉलो करो। सिंपल रूल्स है ये, समझ में आई बात? समझ में आया गाइस? ठीक है। तो इसके बाद में अपने पास में एक टॉपिक बचता है, हाँ उसके बाद में एक टॉपिक बचता है जिसको बोलते हैं हम लोग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ। मिरर फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एक बार, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो ये हो जाएगा बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चंस है अपने बुक के अंदर में, वो हम क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ट्राई करोगे, आई एम श्योर ये वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे यू बी एफ पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, हमेशा क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। एक है लेंस फॉर्मूला, और इसी के साथ में हम लोग बेटा एक और फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है विद रिस्पेक्ट टू द इमेज की हाइट, या फिर इमेज की हाइट कितनी है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट की हाइट, राइट? सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h2, यानी कि ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय h1, डिवाइडेड बाय h1। अच्छा, मिरर के अंदर हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था मैग्निफिकेशन का, माइनस वी बाई यू। मिरर के अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था माइनस वी बाई यू। इस केस में बेटा मिरर का ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाएगा सिंपल वी बाई यू, माइनस साइन इसमें से हट जाएगा, माइनस साइन इसमें से हट जाएगा। समझ में आई बात? जी, वी बाई यू, ठीक है। बैठा दो इसको, पक्का? ठीक है। अच्छा, अब आर्या की एक स्पेशल डिमांड थी, सर ये क्या चीज होती है? पावर। जब भी हम लोग लेंस की बात करते हैं, पावर का देखो मोटा मोटा मीनिंग पता है क्या आता है? पावर का मतलब ये है कि कैपेबिलिटी कितनी है, लेंस की कैपेबिलिटी कितनी है रेस को डाइवर्ज करने की या फिर कन्वर्ज करने की, इसको बोलते हैं पावर। मैथमेटिक्स तो खैर फॉर्मूला अलग है उसका, 1/f फॉर्मूला इज डिफरेंट, बट अगर किसी को बेसिक अंडरस्टैंडिंग बतानी हो, किसी को पावर समझाना हो, छोटे बच्चों को पावर बताने की, पावर का मतलब क्या भाई? पावर का मतलब है कि मैं कितना वेट उठा सकता हूँ, मेरे अंदर कितनी पावर है, खेत के अंदर कितनी पावर है, क्या वो दरवाजा तोड़ सकता है या क्या? उसने बोला तो पावर का मोटा मोटा मीनिंग क्या है पता है लेंस के टर्म्स में? कि कोई भी लेंस किसी भी रे को, इंसिडेंट रे को कितना कन्वर्ज कर सकती है, कन्वर्ज मतलब पास में लेके आ सकती है, कितना फास्ट लेके आ सकती है, फास्ट इन द सेंस कि कन्वर्ज क्या दूर हो रहा है या कन्वर्ज सीधा पास में हो रहा है, ये उसकी पावर कहलाएगी। या फिर डाइवर्जेंस में, या फिर डाइवर्जेंस में, डाइवर्ज मतलब दो रास्ते अलग अलग हो जाना, डाइवर्ज होना, सो वो कॉन्केव के केस में होगा, दैट इज नोन एज पावर। मोटा मोटा हिंदी में उसका मतलब है
क्या उसकी क्षमता है कन्वर्ज करने की और डाइवर्ज करने की, दैट इज नोन एज पावर। पावर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पावर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा डायोप्टर, इसकी एसआई यूनिट होती है डायोप्टर, और ये तब होगी जब एसआई यूनिट डायोप्टर तब होगी जब व्हेन एफ इज इक्वल टू, एफ इज इन मीटर्स, एफ इज इन मीटर्स, प्लीज ध्यान रखना इस चीज को। फोकल लेंथ अगर हम लोग मीटर्स में ले रहे हैं तब जाके हम लोग पावर की ऐसा यूनिट बोलेंगे डायोप्टर। और पावर का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है वो बहुत ही सिंपल है, पावर पी इज इक्वल टू 1, दैट्स इट। पावर पी इज इक्वल टू 1/f। यूजुअली क्या होगा, हम लोगों को फोकल लेंथ दी होगी 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। प्लीज मेक श्योर कि आप 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करके यहाँ पे मीटर्स में लिख रहे हो, तब जाके जो वैल्यू आएगी ना, दैट विल बी नोन एज पावर, दैट विल बी नोन एज पावर, वो पावर कहलाएगा। से फॉर एग्जांपल अगर फोकल लेंथ है अपने पास में 0.25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर, अगर 25 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, मुझे फटाफट पावर निकाल के बताओ जरा, व्हाट विल बी द पावर, कैलकुलेट करो जल्दी। क्या पावर पी इज इक्वल टू 4, तो बता अमान, पक्का? आर्या, आर्या बोलेगी तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। निकालो। देखो भाई, इतना जो मैथमेटिक्स है ना, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये क्रैश कोर्स में नहीं हो सकता मैथमेटिक्स, इतना सिंपल मैथमेटिक्स। मतलब इसके लिए अगर रेगुलर क्लास होती ना, तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें 10 बार ये चीजें समझाता कि कैसे 1/f को हम लोग तोड़ ताड़ के कैसे कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं पावर के टर्म्स में। बट ये क्लास उस चीज के लिए नहीं, इसमें सिर्फ इतना है कि भाई हमको बेसिक चीजें तो पता है। 1/f ये तो कोई भी कर सकता है यार, एफ की जगह पे सिर्फ सब्सटीट्यूशन ही तो करना है। 25 सेंटीमीटर का यहाँ पे सिर्फ मीटर्स में कन्वर्ट करके लिख दो, अब डिवाइड करो यार, आंसर आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो आंसर तभी आएगा जब आपको अपने पर भरोसा होगा। अगर आपने पूरे पूरे साल अगर आपने मेहनत नहीं करी और आप ऐसा सोचते हो कि मेरे से क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं, मैं गारंटी बोलता हूँ आप कितना भी इजी क्वेश्चन दे दूंगा नहीं कर पाओगे। फिर अंदर से वो आवाज आनी चाहिए कि यार कैसा भी हो मैं क्वेश्चन का आंसर निकालूंगी या निकालूंगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है ये, इसमें मुझे लगता नहीं कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम आनी चाहिए। खास ये तो यार 4th-5th क्लास की मैथमेटिक्स है, रैशनल नंबर ये तब पढ़ते हैं 4th क्लास में। यार इसमें ये कैलकुलेशन करने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों? क्या हुआ? ठीक है, 4 जो आ रहा है वो तो ठीक है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? गाइस क्लियर हुआ ये? अब इसके ऊपर क्वेश्चन का चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, अब न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिसके ऊपर हम लोगों को लगता है कि यार ये हमसे नहीं हो पाए, करें, मिटा दो इसको। अब थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना और इंटरप्रिटेशंस निकालते रहो। हर चीज के कुछ मायने होते हैं, आपको अगर पढ़ाई गई है चीजें तो उसके मायने है। जैसे अगर आप रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो ना, कल को मान लो आप यार ऑप्टिकल फाइबर जरूरी नहीं कि सिर्फ इंजीनियर्स ही यूज करते हैं या फिर साइंटिस्ट यूज करते हैं या जो टेलीकम्युनिकेशन वाले वो यूज करते हैं। भाई साहब ऑप्टिकल फाइबर वाला कंसेप्ट, बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, वो आपको भी पता होना चाहिए, डॉक्टर को भी पता होना चाहिए। ये एंडोस्कोपी और ये पता नहीं दुनिया भर के जो गले के अंदर पाइप डाल के आप इमेजिंग करते हो शरीर के कैमरे लगा के, वो क्या होता है? इट्स ऑल रिफ्रैक्शन। वो जो बीज बोए जा रहे हैं वो ये बीज है। तो कोई भी कंसेप्ट 10th क्लास का ऐसा नहीं कि साला आज पढ़ लिया और उसको जिंदगी भर कभी काम नहीं आएगा। काम आएगा, बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए, तब यूज में ले पाओगे। अदरवाइज फिर जिंदगी भर ऐसा रहेगा कि क्यों पढ़ लिया मैंने ये चीज, ये तो यूजलेस था। और फिर सेम चीज बच्चों को भी बोलोगे तो पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। पढ़ाई वढ़ाई में इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमने नहीं पढ़ा, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें नहीं पढ़ी हम लोग। कोई भी टॉपिक का सबसे पहले एप्लीकेशन देखो, उसके बाद में उसको खत्म करो। चलो क्वेश्चन करते हैं, बुक के क्वेश्चन उठाते हैं, बुक के क्वेश्चन उठाते हैं। 10.3 फटाफट देखो। कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस बाय डिफॉल्ट जो फोकल लेंथ हो जाती है ना कॉनकेव लेंस की, वो नेगेटिव होती है। एफ इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर एट व्हाट। देखो अभी क्लास खत्म हो चुकी है वैसे,
वो सिर्फ उनके लिए जिनको न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो अगर टाइम नहीं आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो प्लीज जा सकते हो बेटा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ये मतलब इसको खराब बोलने वाली बात नहीं है, आप प्लीज जा सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, नो हार्ड फीलिंग्स। सो f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड? सो यू पूछ रहा है वो हमसे, है ना, यू पूछ रहा है ना, शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। 10 सेंटीमीटर पे वो फॉर्म करना चाहिए। v हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा मुझे बताओ v पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है, v नेगेटिव है, ठीक है। और क्या है अपने पास में बेटा? बस ये पूछना है, फाइंड द मैग्निफिकेशन। v निकालना है, u निकालना है और मैग्निफिकेशन निकालना है, वो तो बहुत इजी है। फॉर्मूला लगा दो फटाफट, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लगाओ इसके अंदर, f आ जाएगा vu अपॉन u माइनस f। f ऐसे निकालोगे ना या फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करते करके निकालो? मतलब मैं तो ऐसे निकालता हूँ। अच्छा क्या निकालना है? u निकालना है, u निकालना है ना, ठीक है, तो वो उल्टा हो जाएगा उसका। u इज इक्वल टू क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? f माइनस v, एफ वी अपॉन एफ माइनस वी। देख लो जो भी आंसर आ रहा है मुझे बताओ फटाफट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? माइनस कितना बेटा? -30 आ रहा है। और किसी का? फिशा m निकालो मैग्निफिकेशन। क्या 0.33 आ रहा है क्या? 0.33 आ रहा है क्या? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या यूज करोगे? m इज इक्वल टू v बाई यू। यहाँ से देख सकते हो v और u इधर पे लिखा हुआ है 10/3 1/3 0.333 0.33333। इसका मतलब क्या है कि इमेज छोटी है। मैंने आपको बताया था ना, मैग्निफिकेशन जब भी 1 से लेस हो तो समझ जाना कि इमेज छोटी है, इट इज डिमिनिश्ड, इट इज डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड। बाकी प्लस माइनस साइन के भी इम्प्लीकेशन थे। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव था तो रियल इमेज बन रही थी, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज बन रही थी। चलेगा चलेगा चलेगा। वैसे ये कुछ वैल्यूज ऐसी होती है बेटा जिनको हमें पता होनी चाहिए। जैसे 1/4 है, 1/2 है, 1/4 का आ जाता है 0.25, इसका 0.5, 1/3 की वैल्यू आ जाती है 0.333। ऐसे ये कुछ वैल्यूज है जो बेसिकली हमें पता होनी चाहिए। बढ़ा दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10.4 10.4 देख लेते हैं। 10.4 देखो फटाफट। क्या शिखा आपका आंसर आया बेटा? यस सर, आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल 10.4 बोल रहा है, a 2 centimeter tall object, a 2 centimeter tall object h1 is equal to 2 centimeter। यार पावर निकाल सकते हो क्या पिछले वाले फॉर्मूले में? पिछले वाले क्वेश्चन में पावर निकाल के बता सकता है कोई मुझे? कितना है पावर? फटाफट निकालो। क्या पावर प्लस है कि माइनस है कि क्या है, और व्हाट इज द वैल्यू? फोकस कितना था? -10 था या -15 था? -15 था। f was -15 सेंटीमीटर। पावर निकाल के बता सकता है कोई मुझे? 6 पॉइंट श्योर? 6.66 माइनस आएगा, ठीक है, डी। चलो इसको करते हैं फटाफट। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens। convex lens है, फोकल लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर है, बाय डिफॉल्ट इट इज पॉजिटिव।
by default this is positive. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. U is equal to minus 15 centimeter. स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये. लो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, और मैग्निफिकेशन भी ढूंढो और पावर भी ढूंढ ही लेना, फिर लगे आपको. फॉर्मूला एक ही यूज होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v. चलो v निकालो. ये ऐसा कुछ आएगा, v इज इक्वल टू uf अपॉन u प्लस f. मतलब आप ऐसे सब्स्टिट्यूट करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला भी बना. देखो क्या आ रहा है, 15 10 150 डिवाइडेड बाय 25. 150 बाय 25, 25 4 5 6 6 60 कुछ आ रहा है क्या? 6 आ रहा है, 6 या 60 ऐसा कुछ आएगा. 6 आ रहा है, 6 है ना. अरे मेंटल मैथ भी स्ट्रॉन्ग रखा करो. यशिका आपका आंसर है बेटा. यशिका यस सर. आंसर आया बेटा. यस सर, बी आया 30. 30 आ रहा है. यस 30 आ रहा है मैडम का. अपना देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है बेटा. हाँ सर 40 आ रहा है. हाँ तो कितना आ रहा है इसका? तो 6 आ गया. यार 40 आ रहा है. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. माइनस मतलब चेक कर लेना गाइस, ये सही लिखा है ना मैंने. अच्छा ये माइनस साइन की वजह से थोड़ा सा वो आएगा इसमें. यस 30 आएगा. यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा ना यहाँ पर. अच्छा v पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? सर पॉजिटिव है. पॉजिटिव 30. गाइस चेक कर लो प्लीज. 30 सेंटीमीटर वो भी पॉजिटिव था. यस वो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन था ना वो मिस हो गया. हाँ वो नेगेटिव साइन मिस हो गया है. यहाँ पे आएगा माइनस 150 डिवाइडेड बाई -5. 150 बाई 5 30 30 30. चेक कर लो गाइस. हाँ सर -2. मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है बेटा? -2. ठीक है. कोई मुझे H2 निकाल के बता सकता है यहाँ से? हाँ सर. भाई किसी कोई मिस हो गया हो तो मेरे को बताना कि मैग्निफिकेशन सर -2 कैसे आ रहा है, वो समझ में नहीं आया. कोई भी ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले. H1 इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज. वो H1 लिखा हुआ ना मैंने नोटेशन, 1 का मतलब ऑब्जेक्ट है. कैन समबडी फाइंड आउट दी -4? -4 सेंटीमीटर. ठीक है. ठीक है ठीक है. हाँ और पावर P इज इक्वल टू 10 D. पॉजिटिव 10. सबका आ रहा है? चेक कर लो एक बार. फॉर्मूले वही लगाते जाओ यार. Yes, मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला लगाओ. हाँ फॉर्मूला लगाओ. मैग्निफिकेशन के लिए V बाई U. पावर के लिए फॉर्मूला लगा लो, P इज इक्वल टू 1/f. आंसर आ जाएगा अपने आप ही. F की जगह पे हम लोगों को 10 लेना. हे तमान क्या हुआ तुझे? अमन देखो क्या हुआ. अब इसके ऊपर डिस्कशन बनता है यार. ये जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया ना, इसके ऊपर एक डिस्कशन तो बनता है कि ये प्लस माइनस का मतलब क्या है इन सब चीजों का इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन क्या है?
जैसे यहाँ पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -2 है, यहाँ से बहुत सारी चीजें पता चल रही है हम लोग, काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। पहली चीज तो ये जो नंबर 2 है, दिस इज ग्रेटर देन 1। नंबर 2 ध्यान रखना, जब मैं बोल रहा हूँ 1 से ग्रेटर देन हो, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड माइनस साइन को हटा के, सो ये 2 जो है 2 इट इज ग्रेटर देन 1, दैट मींस इमेज विल बी बड़ी हुई, एनलार्ज इमेज होगा। पहली चीज नेचर में पता चल गया हमको कि एनलार्ज इमेज। दूसरी चीज यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, यस मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, इमेज रियल थी और इन्वर्टेड निकली है, रियल निकली, इन्वर्टेड निकली, एनलार्ज इमेज निकली है, एनलार्ज इमेज निकली है। ये तो चीज अपने ने नेचर के बारे में डिस्कस की, मतलब नेचर पता चल गया अपने को यहाँ से, और मैग्निफिकेशन से काफी सारी चीजें अपने को पता चल जाती है, सिर्फ ये माइनस और इस मैग्नीट्यूड से, -2 से अपने को पता, ठीक है। और वो चीज वेरीफाई भी हो गई है, कैसे, हाइट में देखो, ऑब्जेक्ट की हाइट थी सिर्फ 2 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली इमेज बड़ी है, एनलार्ज इमेज, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप ये भी पता लगा सकते हो ना कि इमेज कहाँ पे रखी हुई है, इज इट बिटवीन एफ एंड ओ, इज इट बिटवीन सी एंड एफ, इज इट बियॉन्ड सी, वो भी चीज देख सकते हैं हम लोग। यू कहाँ पे रखा हुआ है, -15 पे 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली सॉरी, एक चीज तो क्लियर है कि अगर वो लेंस ऐसी थी अपने पास में, यहाँ पे फोकल लेंथ 10 हो जाती है, हमने ऑब्जेक्ट को इससे पीछे रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पर 15 सेंटीमीटर दूर पे, यस और नो, फोकल लेंथ का डबल कितना हो जाएगा 20, फोकल लेंथ का डबल 20 विच इज सेंटर, सेंटर यहाँ पे कहीं आना चाहिए भाई, ये 15 है तो ऑब्वियसली 20 तो यहाँ पे कहीं होगा, पता चल रहा है इमेज कहाँ पे रखी हुई है, इट इज बिटवीन एफ एंड सी, सी एंड एफ, दिस इज सी एंड दिस इज एफ। ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है हम लोगों को, ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है, आराम से हम लोग इसका रे डायग्राम, अगर जस्ट इन केस रे डायग्राम बोलता है, और क्वेश्चन ऐसे आएंगे 5 मार्क्स में सीबीएसई बोर्ड वालों को क्वेश्चन ऐसा आएगा कि रे डायग्राम बनाओ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, उसके प्रॉपर लेबलिंग, और फिर ये न्यूमेरिकल दे देगा, फिर ये न्यूमेरिकल दे देगा, तो 3 मार्क्स का वो डायग्राम और 2 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल, टोटल 5 मार्क्स। ये क्वेश्चंस ऐसे फिक्स्ड है, और ऑप्टिक क्योंकि अपने पास में चैप्टर ही 4 है फिजिक्स में, तो ये क्वेश्चंस तो ऐसा फिक्स है बेटा कि आएगा ही आएगा, श्योर है, श्योर है, मतलब इसके अलावा क्वेश्चन पेपर बन ही नहीं सकता है, हर पेपर में ये चीज तो आएगी आएगी। अब वो चाहे इसको 3 मार्क्स में तोड़ तोड़ के देगा, या फिर इसको एज इट इज 5 मार्क्स में डाल दे, बट इट शुड बी देयर, दिस क्वेश्चन शुड बी देयर। समझ में आई ये बात, बढ़ा दो इसको, ठीक है। और बताओ, और आपके अब डाउट्स बताओ, मुझे कुछ डाउट्स है, नहीं तो फिर क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस के लिए दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, ये तो मिस हो गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या, इसका मतलब क्या है, ट्यूशा क्या हुआ, डायमंड, सो मैं बोल दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, उसने कुछ एक्स्ट्रा चीज तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी हम लोगों को, है ना, क्वेश्चन में सिर्फ उसने इतना बोला, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, लेट मी राइट इट डाउन 2.42, बट यहाँ पे एक चीज मिसिंग लग रही है सर, यस यस यस, वेरी गुड। सो इसको अपन ऐसा खोल सकते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, है ना। इसी की एक डेफिनेशन ये थी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसका उल्टा हो जाता ना स्पीड में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, उसी को यहाँ पे रिपीट कर दो 2.42, ठीक है बेटा। VA फिलहाल इसको भूल जाओ, अभी लेफ्ट हैंड साइड खत्म, यहाँ से इसको ध्यान रखो, VA स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸, यस, नीचे आया VD
इज इक्वल टू 2.42। VD निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, और VD उधर चला जाएगा और 2.42 नीचे आ जाएगा, है ना। सो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आना चाहिए, 2.4 है ना ये। सो 1 पॉइंट समथिंग, 1.2 या 1.3 ऐसा कुछ मीनिंग होना चाहिए इसका। देख लो एक बार, कैलकुलेट करके देख सकते हो। 3 डिवाइडेड बाय 2.5 ले लो, 3 डिवाइडेड बाय 2.5, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 हो जाएगा। चेक करो जरा कितना आंसर आ रहा है इसमें 30/25 का। अप्रोक्सीमेट आंसर बताओ मुझे। 6/5, 5 1 5 102 1.2 अप्रोक्सीमेटली। सो इसका मतलब पता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर, स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर ज्यादा है, ज्यादा है, और डायमंड के अंदर वो कम है, ठीक है। डायमंड के अंदर वो कम है, उसका रेशियो यहाँ पे हम लोगों को 1.1, वो रेशियो हम लोगों को यहाँ से, ठीक है। ये चीज इसका, ये मीनिंग है इसका, ये मीनिंग क्लियर हुआ ये। और क्या क्वेश्चन है और देख सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, पेज नंबर 176 पे फटाफट देखो। बेटा पेज नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 2। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। ग्लास है ये बाहर एयर है। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। देखो इंग्लिश का मीनिंग समझो, उसमें वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है, ग्लास का। सेकंड सेंटेंस का सेकंड जो वर्ड लिखा हो ना उसने, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड ग्लास इज हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। तो आप ऐसा लिख लिया करो, म्यू जी इज इक्वल टू 1.5, ये 3/2 होता है। और क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी होगी। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, वैक्यूम मतलब VA, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निकालो जरा, कैसे निकालोगे, निकालो जरा। जितना भी कंफर्ट जोन है ना, सब निकाल दो भाई। जो लोग पढ़ते नहीं है ना घर पे, सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ा दो धीरे धीरे, नहीं तो फिर पछताओगे। टू इंटू क्या, हाँ तो लिखो ऐसा। मैच हो रहा है सबका, ये सबका हो रहा है, मैच हो गया। नुपुर हाँ बेटा कैसे बोलो। VA अपॉन, ऐसे ऐसे बोल रहे हो ना, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ऑनलाइन में कुछ, ऑनलाइन इज इट याशिका। सर यस यस यस। सर ये वाला फॉर्मूला एक बार फिर से समझा दोगे प्लीज। ठीक है, देखो बच्चे बोल रहे हैं सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, इसको अपन और तरीके से मतलब सॉल्व कर दो ना, इसको सॉल्व करके देखते हैं। बाकी सबका आया अपने ऑफलाइन में, किस किस का नहीं आया है, आयुषी का नहीं आया, बाकी सबका आ गया, ठीक है। देखो अब मैं प्रॉपर बोर्ड एग्जाम में अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं कैसा लिखता वो मैं बता रहा हूँ आपको।
given refractive index of glass with respect to air is equal to 1.5 which is equal to 3/2. ठीक है, और क्या गिवन है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Vg हम लोगों को नहीं पता है, टू फाइंड। ये मैं बोर्ड एग्जाम पैटर्न से बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ऐसा लिखता, टू फाइंड। ठीक है, वी नो दैट, मतलब पता हो या नहीं पता हो, सबको पता हो नहीं पता, लेकिन अपन ये लिखते हैं वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी ऑफ ए, refractive index of glass with respect to air is equal to speed of light in air divided by speed of light in glass. Speed of light in air divided by speed of light in glass. यहीं पे कंटिन्यू करते हैं आप लोग। आपको चाहिए Vg, आपको म्यू जी ए गिवन है ना, म्यू जी ए गिवन है, हम लोगों को निकालना है Vg। तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा घुमा के लिख सकता हूं, मैं Vg यहाँ पे लिखता हूं मैं therefore Vg is equal to Va divided by mu Ga. Yes, आयुषी यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अभी इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग। Va ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखोगे चलेगा। म्यू Ga कितना गिवन है बेटा? 1.5, 3/2। ठीक है, अब ये देखो 3 से ये 3 कट गया, बचा क्या? 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। therefore Vg is equal to 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता फाइनल आंसर। और ये अगर क्वेश्चन आता तो जनरली 2 मार्क्स में आता, 2 मार्क्स ये स्टेप में मिल जाता। गिवन फॉर्मूला कौन सा यूज किया हम लोगों ने, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों, और फिर सब्स्टिट्यूशन एंड फाइनल आंसर। एंड इफ यू फॉलो दिस पैटर्न स्ट्रिक्टली, मतलब क्वेश्चंस में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। याशिका समझ में आया बेटा अभी? यस सर, अब आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, समझ में आया? अच्छा, अगर हम लोगों को ये नहीं पता होता ना कि फॉर्मूले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऊपर V1 आता है और नीचे V2 आता है, तो शायद ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाए तब बच्चों का आंसर कुछ और आता है। 3/2 तो कुछ और आंसर आता, कुछ और आ जाता। बिठा दो इसको, समझ में आया? ठीक है, चलो फिर आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और होमवर्क में आप लोगों को करना क्या है, वैसे आज कौन कौन रुक रहा है यहाँ पर? 5 से 7 तुम दोनों रुक रहे हो, ठीक है। बाकी गाइस होमवर्क में इस चैप्टर के जो एक्सरसाइजेस है, खासकर न्यूमेरिकल्स वाले, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो उसको खत्म करने की। और ये पूरा चैप्टर के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देखो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ उसके अंदर, एंड यू आर गुड टू गो इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में अब कुछ बचा नहीं है अपने को समझने जैसा और कुछ ऐसा डिफिकल्ट, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑनलाइन वालों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू ऑफलाइन वालों, थैंक यू गाइस।